Hello students, welcome back to the journey of economics, and today we're going to see the last portion of our chapter number 5 monopolistic competition. एक last but not least बहुत ही important topic है हमारा monopolistic competition का, which is nothing but what comparison of a perfect competition and a monopolistic competition. परफेक्ट एंड द मोनोपोलिस्टिक दोनों के बीच के थोड़े कंपैरिजंस और कुछ चीज़ें हैं जो हमें देखनी बाकी हैं. सो पे अटेंशन एंड लिसन केयरफुली. इन द प्रीवियस लेक्चर हमने क्या किया था, हमने स्टार्ट किया था डिफरेंस बिटवीन द मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन एंड द परफेक्ट कंपटीशन के बीच में क्या चीज़ें हैं वो चीज़ें हमने देखी थी. एंड लाइक वाइज विल गोइंग टू सी कि यहाँ पे व्हाट एग्जैक्टली इज़ द सिचुएशन और क्या मैटर है. यहाँ पे बात कुछ ऐसी है कि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन और परफेक्ट कंपटीशन के बीच में कुछ चीज़ें जो हैं सिमिलर है और कुछ चीज़ें डिफरेंट है. लाइक मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के केस में प्रोड्यूसर्स जो हैं अपने गुड्स एंड सर्विसेज को ऑप्टिमम लेवल पे प्रोड्यूस नहीं करते, और परफेक्ट कंपटीशन में हम ऑप्टिमम लेवल पे अपने गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन करते हैं. और लाइक वाइज देयर आर द मैनी डिफरेंसेस, बहुत सारे डिफरेंसेस जो हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं. अब परफेक्ट कंपटीशन की बात की जाए और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की बात की जाए. परफेक्ट कंपटीशन में हम ऑप्टिमम गुड्स प्रोड्यूस करते हैं और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में हम ऑप्टिमम गुड्स प्रोड्यूस नहीं करते हैं. हम यहाँ पे करते हैं सब ऑप्टिमम. यहाँ पे प्राइस कम होता है, यहाँ पे प्राइस जो है हम कम चार्ज करते हैं, प्राइस लो चार्ज होता है, और यहाँ पे हम कस्टमर्स से प्राइस ज़्यादा चार्ज करते हैं. यहाँ पे हम नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करते हैं और यहाँ पे हम सुपर नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करते हैं. और बहुत से ऐसे डिस्टिंग्विश है परफेक्ट कंपटीशन एंड मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के बीच में जो हम लोग देखने वाले हैं अब भी. तो बात की जब जाके एक्सेस कैपेसिटी और एफिशिएंसी की, तो विल गोइंग टू सी कि किसकी कैपेसिटी है, कौन से मार्केट की कैपेसिटी अच्छी है और कौन से मार्केट में इनएफिशिएंसी है, विच मार्केट इज़ गुड एंड विच मार्केट इज़ बैड. नाउ लेट अस सी. Monopolistic competitive firm do not produces the optimum output. Free entry attracts the firms to compelling with each other to share the market with others. अब यहाँ पे मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में होता क्या है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की बात जब की जाए क्लास, तो यहाँ पे हम कभी भी ऑप्टिमम आउटपुट प्रोड्यूस नहीं कर पाते. क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि फ्री एंट्री जो है बहुत सारे फर्म को मार्केट के अंदर अट्रैक्ट करता है, जिसके वजह से मार्केट शेयर क्या होता है, बहुत सारे सेलर्स के बीच में डिवाइड हो जाता है. अब जैसे जैसे हमारा डिमांड इंक्रीज़ होगा उसके हिसाब से हमारा कैपेसिटी यूटिलाइजेशन होता है. जैसे फॉर एग्जांपल कि मेरी कैपेसिटी है कि मैं एक दिन में 80,000 यूनिट्स क्या कर सकता हूँ, प्रोड्यूस कर सकता हूँ. एक दिन में मैं 80,000 यूनिट्स का क्या कर सकता हूँ, प्रोडक्शन कर सकता हूँ. लेकिन जब डिमांड ही मार्केट में 30,000 है, जब मार्केट में डिमांड कितना है, मार्केट में डिमांड है 30,000 का, और मेरा कैपेसिटी कितना है 80,000 का, तो मैं 80,000 गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन क्यों करूं? Why I will going to produce the 80,000 units of a goods and services when my capacity is of the 80,000 and the demand is of the 30,000. 30,000 का डिमांड है तो पूरा 80,000 प्रोड्यूस करके मैं क्यों अपने रिसोर्सेज वेस्ट करूं? तो मैं क्या करूंगा, दैट्स वाई मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में हम क्या करते हैं, हम ऑप्टिमम कैपेसिटी पे या ऑप्टिमम गुड्स प्रोड्यूस नहीं कर सकते. हम किस पे प्रोड्यूस करते हैं, वी आर प्रोड्यूसिंग द वॉट एवर द डिमांड एंड वॉट एवर विद द सिचुएशन. डिक्लाइन इन द डिमांड मेक्स द फर्म्स टू प्रोड्यूस द लेस देन ऑप्टिमम थ्रू द प्राइस इज हायर देन द परफेक्टली कॉम्पिटिटिव फर्म, विच इज एक्सप्लेन्ड इन द फिगर 5.10. अब 5.10 फिगर हम लोग यहाँ पे ड्रॉ करेंगे. जस्ट पे अटेंशन ऑल ऑफ यू. अब फिगर नंबर 5.10 की जब बात की जाती है, लेट अस सी व्हाट एग्जैक्टली इट इज. अब जरा ध्यान देना. नॉर्मली हमें पता है, यू आर अवेयर ऑफ दैट, दिस इज योर AR कर्व, दिस इज योर MR कर्व, दिस इज व्हाट योर MC कर्व. और MC कर्व अगर MR कर्व को इंटरसेक्ट करता है तो देयर विल बी द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम, जिसमें आपका P प्राइस होता है
Q क्वांटिटी होती है, दिस विल बी योर N, एंड दिस इज व्हाट एग्जैक्टली इज द सिचुएशन, राइट? दिस इज व्हाट एग्जैक्टली इज द सिचुएशन। ऐसी एक सिचुएशन होती है। अब इसमें अगर देखें, अगर इसमें हम बात करते हैं एक्सेस कैपेसिटी के फिगर 10.3 में, तो अब यहाँ पे अगर आप ध्यान दोगे तो व्हाट इज़ द सिचुएशन? द सिचुएशन इज़ लाइक कि मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिटिव फर्म डू नॉट प्रोड्यूस ऑप्टिमम आउटपुट, और कुछ चीज़ें हम लोग यहाँ पे देखेंगे। द फिगर 5.10 explains the excess capacity which is unused capacity or the difference between the actual and the optimum output. अब optimum output हम कहाँ पे प्रोड्यूस कर सकते हैं? Those things we'll also going to see over here. तो जरा ध्यान देना। अब यहाँ पे आपने देख लिया OQNP, OQNP हमारा क्या है? टोटल रेवेन्यू है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के हिसाब से। क्लास, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के हिसाब से आपका टोटल रेवेन्यू है OQNP। अब जब बात करें हम कॉस्ट की, लेट अस ड्रॉ द कॉस्ट कर्व ऑल्सो। सपोज ये क्या है हमारा? मान लेते हैं ये क्या है हमारा? कॉस्ट का एवरेज कॉस्ट, और दिस इज नथिंग बट योर S, दिस इज नथिंग बट योर T। तो इस हिसाब से हमारा कॉस्ट क्या हो गया? आपका टोटल कॉस्ट हो गया OQST। आपका टोटल कॉस्ट क्या हो गया? OQST। अब इसके बाद अगर आप ध्यान दें तो टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट के बीच का जो डिफरेंस होता है, टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट के बीच का जो डिफरेंस होता है वो आपका होता है क्या? प्रॉफिट। प्रॉफिट इज नथिंग बट द डिफरेंस बिटवीन द टोटल कॉस्ट एंड द टोटल रेवेन्यू। इनके बीच का डिफरेंस क्या होता है? प्रॉफिट। और यहाँ पे प्रॉफिट का पोर्शन क्या है आपका? TSNP। प्रॉफिट कितना है आपका? तो प्रॉफिट है TSNP। TSNP देखो बार बार बताया जा रहा है ये सब चीज़ें आपको। OQNP रेवेन्यू हो गया आपका, OQSP आपका हो गया कॉस्ट। जब रेवेन्यू में से कॉस्ट को माइनस करेंगे तो बच्चों क्या आएगा हमारा? प्रॉफिट। तो हाउ मच इज द प्रॉफिट? द प्रॉफिट इज नथिंग बट योर TSNP एज पर द मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन। मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन के हिसाब से हमारा प्रॉफिट कितना है? तो मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन के हिसाब से हमारा प्रॉफिट है NTSP, जो कि हमारा क्या है एग्जैक्टली? प्रॉफिट। बट अगर हम परफेक्ट कंपटीशन के हिसाब से देखें, अगर हम परफेक्ट कंपटीशन के हिसाब से देखें तो परफेक्ट कंपटीशन का भी एग्जांपल क्लास मैं इसमें लेना चाहूँगा कि यहाँ पे हमें जो प्रॉफिट हो रहा है, हमें जो TSNP का प्रॉफिट हो रहा है, TSNP का जो प्रॉफिट हो रहा है ये हमारा एक्सेस प्रॉफिट है। ये क्या है हमारा? TSNP का जो प्रॉफिट हो रहा है ये हमारा एक्सेस प्रॉफिट है। जरा ध्यान देना, ये क्या है हमारा? एक्सेस प्रॉफिट है। अब हम सेम सिचुएशन को अगर मैं मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के सिचुएशन को परफेक्ट कंपटीशन के सिचुएशन से कंपेयर करूं तो बात कुछ ऐसी होगी कि परफेक्ट कंपटीशन के केस में क्या होता है? इन केस ऑफ अ परफेक्ट कंपटीशन वी आर हैविंग द नॉर्मल प्रॉफिट where MR is equals to AR is equals to price। अब बात करूँ अगर मैं परफेक्ट कंपटीशन की तो इट विल गोइंग टू लुक लाइक दिस। ये जो आप देख रहे हो दिस लाइन, दिस पर्टिकुलर लाइन इज नथिंग बट व्हाट एग्जैक्टली? प्राइस लाइन, जो हमने परफेक्ट कंपटीशन में देखी थी। और यहाँ पे इंटरसेक्शन हो रहा है, दिस इज योर अगेन द सेम इंटरसेक्शन पॉइंट। नाउ यू कैन सी अब यहाँ पे हो क्या रहा है? इफ यू गोइंग टू से यहाँ पे हम P प्राइस चार्ज कर रहे हैं मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में। जरा ध्यान देना, बहुत ही इंपॉर्टेंट वन है।
पहले इसके पहले हम लोग ने देखा मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। अब ये जो कर्व गई है, जो ये दिस इज हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन है, इट इज़ नथिंग बट द परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट में हम जो है रेवेन्यू कर्व को हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन से ही देखा करते थे, हमने ड्रॉ किया हुआ है। और इसके हिसाब से एज पर द परफेक्ट कॉम्पिटिशन AC कर्व जो है आपका कहाँ पे है, MR और AR कर्व पे है। और यहाँ पे क्या, दिस इज द पॉइंट ऑफ लेट्स से इंटरसेक्शन, दिस इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। और लेट्स से यहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो रहा है, सो दिस इज एग्जैक्टली व्हाट दिस इज एग्जैक्टली व्हाट योर T एग्जैक्टली। अब MC कर्व MR कर्व को यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो दिस विल बी व्हाट योर, दिस इज योर P1 एंड दिस इज व्हाट योर Q1। अगर बात की जाए यहाँ पे सेम सिचुएशन की, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो हम परफेक्ट कंपटीशन में प्राइस क्या चार्ज कर रहे हैं, वी आर चार्जिंग द प्राइस ऑफ अ P और नॉट दिस P1 एग्जैक्टली। लेट अस ड्रॉ अगेन। यहाँ पे जरा ध्यान देना, तो जब हम लोग देखेंगे मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का सिचुएशन, आपको याद होगा ये होगा आपका AR कर्व, दिस इज व्हाट योर MR कर्व, this is what your MC curve, and this is a point of equilibrium where the price is what P and this is what S, this is your Q and this is your O. So OQSP क्या हो गया आपका, रेवेन्यू। फिर इसके बाद जब हम बात करते हैं कॉस्ट की, ये हो गया आपका AC कर्व। नाउ AC कर्व पे इक्विलिब्रियम पॉइंट पे दिस इज व्हाट एग्जैक्टली योर TN, ये क्या है आपका TN। तो आपका कॉस्ट हो गया OQNT, आपका कॉस्ट हो गया। अब उसके बीच का डिफरेंस आप अगर देखो तो डिफरेंस बिटवीन द टोटल रेवेन्यू एंड द टोटल कॉस्ट इज नथिंग बट द प्रॉफिट। अब यहाँ पे प्रॉफिट क्या है, प्रॉफिट है आपका TNSP, TNSP ये क्या हो गया, दिस इज अ पार्ट ऑफ अ प्रॉफिट, ये क्या है आपका प्रॉफिट का पार्ट है। अब ये प्रॉफिट कैसे निकला, ये प्रॉफिट निकला आपका मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के हिसाब से। नाउ सेम मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के हिसाब से हमने ये प्रॉफिट निकाला। नाउ व्हाट इफ लेट्स सी द सिचुएशन ऑफ अ परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन के केस में क्या होता है, नॉर्मल प्रॉफिट होता है। और नॉर्मल प्रॉफिट का सिचुएशन कैसा होता है, देखो ऐसा होता है, दिस इज योर नॉर्मल प्रॉफिट सिचुएशन वेयर MR इज इक्वल्स टू AR इज इक्वल्स टू प्राइस। और ये पर्टिकुलर पॉइंट पे ही P1 के प्राइस पे ही यहाँ पे क्या होता है, ये सिचुएशन पे आपका टोटल रेवेन्यू इक्वल होता है किसके, टोटल कॉस्ट के, जो कि नॉर्मल प्रॉफिट का सिचुएशन है। तो कहने की बात ये है कि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में हम प्राइस P चार्ज कर रहे हैं और परफेक्ट कंपटीशन में क्या प्राइस चार्ज कर रहे हैं, वी आर चार्जिंग द प्राइस ऑफ अ P1। सेम सिचुएशन यहाँ पे क्या हो रहा है, हम इतना प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं। अगर हमने परफेक्ट कंपटीशन के हिसाब से प्राइस चार्ज की होती तो भी हमें प्रॉफिट ही होता, हमें नॉर्मल प्रॉफिट होता था। लेकिन यहाँ पे कौन सा प्रॉफिट हो रहा है, यहाँ पे मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में हमने ज़्यादा प्राइस चार्ज किया है, हमने ज़्यादा प्राइस चार्ज किया है, उसके वजह से हमें क्या हो रहा है यहाँ पे, इफ़ यू गोइंग टू सी, इसमें हमें एक्सेस प्रॉफिट देखने मिल रहा है। तो बेहतर आई गोइंग टू टेल यू द सेम थिंग, यहाँ पे वही चीज़ें हो रही हैं कि परफेक्ट कंपटीशन के केस में, परफेक्ट कंपटीशन के केस में हमें नॉर्मल प्रॉफिट हो रहा है और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के केस में हमें एक्सेस प्रॉफिट हो रहा है। इन द मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन द फर्म ऑपरेट्स एट अ Q1 एक्सेस कैपेसिटी एंड द एक्सेस कैपेसिटी रिजल्ट्स इन द वेस्टेजेस ऑफ द रिसोर्सेज। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, रिसोर्सेज का वेस्टेज हो रहा है। एज शोन इन द अबव डायग्राम द कॉस्ट ऑफ अ प्रोडक्शन इज हायर एंड द कंज्यूमर्स मेड टू पे हायर प्राइसेस एंड दस द कंज्यूमर्स आर एक्सप्लॉइटेड इन द मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिटिव मार्केट। अब यहाँ पे जरा ध्यान देना, सिंपल, यहाँ पे आप देखोगे तो कॉस्ट कितना है, कॉस्ट OQNT है, जबकि परफेक्ट कंपटीशन के हिसाब से कॉस्ट भी कितना होना चाहिए था, कॉस्ट यहाँ पे होना चाहिए था, लेकिन कॉस्ट हमारा यहाँ पे है। अगेन कॉस्ट क्या हुआ, इंक्रीज हुआ विद एन इंक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। जब भी आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या होगा, जब भी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आपका बढ़ेगा, प्राइस क्या होगा, बढ़ेगा। प्राइस बढ़ेगा तो वो सिचुएशन में क्या होगा, एक्सेस प्रॉफिट होगा। और वही सिचुएशन यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है कि परफेक्ट कंपटीशन के कंपैरिजन में मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में हम ज़्यादा प्राइस चार्ज करते हैं और कम एक्सेस कैपेसिटी पे प्रोड्यूस करके
ज़्यादा प्राइस चार्ज करते हैं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ाते हैं और यहाँ पे एक्सेस प्रॉफिट अर्न करते हैं। एक्सेस कैपेसिटी के साथ वी आर अर्निंग द एक्सेस प्रॉफिट इन केस ऑफ अ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। नाउ इसके बाद देखें नेक्स्ट पोर्शन इज नथिंग ऑफ योर इनएफिशिएंसी। जब बात करते हैं हम क्लास इनएफिशिएंसी की, तो इनएफिशिएंसी का सिचुएशन ऐसा होता है जहाँ पे हमारे पास जो अवेलेबल लेबर्स हैं, जो अवेलेबिलिटी ऑफ द ह्यूमन रिसोर्सेज है, वो हम एफिशिएंट वे में यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं। अगर हमारे पास सपोज फॉर एग्जांपल 10 लेबर्स आर देयर, 10 लेबर हैं, तो 10 लेबर्स को हम एफिशिएंटली यूटिलाइज कर ही नहीं पा रहे हैं। हम क्यों? बिकॉज ऑफ द सर्टन रीजंस। सो वो चीज़ें हम लोग देखते हैं। द एक्सेस कैपेसिटी लेड्स टू द वेस्टेज ऑफ द रिसोर्सेज। अब इसमें क्या हो रहा है, सिंपली मैं बात करूँ, मेरी कैपेसिटी है 80,000, जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया, मेरी कैपेसिटी है 80,000 यूनिट्स प्रोड्यूस करने की, लेकिन मार्केट में डिमांड ही है 30,000 यूनिट्स का। तो मेरा एक्सेस कैपेसिटी जो है, मेरा कैपेसिटी का जो एक्सेस पोर्शन है 50,000 का, वो तो मेरा वेस्ट हो रहा है। मतलब मुझे काम कराना चाहिए 80,000 यूनिट्स के लिए, लेकिन मुझे 30,000 यूनिट्स प्रोड्यूस करने के लिए बोला गया। मतलब मेरे कैपेसिटी से कम काम अवेलेबल है मार्केट में। मेरी कैपेसिटी 80 की है, लेकिन मुझे 30 का काम दिया जा रहा है। मतलब 50 ऑलरेडी जो है मेरा क्या हो रहा है, 50,000 यूनिट्स का जो मेरा कैपेसिटी है वो वेस्ट हो रही है यहाँ पे। सो दैट्स वाई द एक्सेस कैपेसिटी लीड्स टू द वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज इंक्लूडिंग द ह्यूमन रिसोर्सेज विच इज अमाउंटेड टू द इनएफिशिएंट वर्किंग ऑफ अ मोनोपोलिस्टिक फर्म एंड इन द परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट स्ट्रक्चर द प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट इज डिटरमाइंड बाय द इंटरसेक्शन ऑफ अ डिमांड एंड सप्लाई एंड द डिमांड इज बेस्ड ऑन द मार्जिनल यूटिलिटी। परफेक्ट कॉम्पिटिशन में डिमांड किसके बेस पे होता है? मार्जिनल यूटिलिटी। व्हाट डू मीन बाय द मार्जिनल यूटिलिटी? कैपेसिटी ऑफ अ कमोडिटी टू सेटिस्फाई द ह्यूमन वांट्स। एक एक्स्ट्रा यूनिट्स के कंजम्पशन करने पे तुम्हारा यूटिलिटी कितना सेटिस्फाई होता है, एक एडिशनल यूनिट के कंजम्पशन करने पे तुम्हारा टोटल सेटिस्फैक्शन कितना चेंज होता है, दैट इज नथिंग बट द मार्जिनल यूटिलिटी। एंड सप्लाई इज नॉर्मली ऑन द मार्जिनल कॉस्ट। अब परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट में क्या होता है कि एमयू कर्व, ये एमयू आपका क्या होता है? डिमांड, और एमसी क्या होता है? आपका सप्लाई। और उसके हिसाब से व्हाट इज द इक्वेशन? अब इक्वेशन कुछ एफिशिएंट वे में इतना बनता है कि प्राइस इज इक्वल्स टू मार्जिनल यूटिलिटी एंड इट इज ऑल्सो इज इक्वल्स टू मार्जिनल कॉस्ट। सो पी इज इक्वल्स टू, पहले जो एम आर इज इक्वल्स टू ए आर इज इक्वल्स टू एम सी इज इक्वल्स टू ए सी था, इसमें एक और चीज ऐड हो गई है, दैट इज नथिंग बट योर, दैट इज नथिंग बट पी इज इक्वल्स टू मार्जिनल यूटिलिटी इज इक्वल्स टू मार्जिनल कॉस्ट। चीज़ें वही हैं, चीज़ें सेम है, बस थोड़ा सा प्रेजेंटेशन का व्यू क्या हुआ है यहाँ पे चेंज हुआ है। अंडर द मोनोपोलिस्टिकली कॉम्पिटिटिव मार्केट स्ट्रक्चर प्राइस इज डिटरमाइंड बाय द सप्लाई। हमें पता है, हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि प्राइस कौन डिसाइड करता है? प्राइस डिसाइड होता है सप्लाई से, दैट इज MC इज इक्वल्स टू MR, एंड द डिमांड दैट इज AR ऑफ द फर्म। डिमांड डिटरमाइंड होता है AR से और सप्लाई डिटरमाइंड होती है MC इज इक्वल्स टू MR से, और हैंस द प्राइस इज इक्वल्स टू द AR बट इट इज़ द ग्रेटर दैन द MC। इसमें क्या होता है, प्राइस जो है आपका इक्वल है एवरेज रेवेन्यू के, लेकिन इट शुड बी ग्रेटर दैन द मार्जिनल कॉस्ट। ये सिचुएशन होनी चाहिए, ऑलरेडी हमने कवर अप किया हुआ है पहले, आप जाके प्रीवियस वीडियोस में देख सकते हैं। मोनोपोलिस्टिक फर्म इज बिलो इट्स AR लाइन एंड हैंस द प्राइस इज इक्वल्स टू MU बट इट इज़ हायर दैन द MC। ये सिचुएशन हमें माइंड में रखनी है। मार्जिनल कॉस्ट एज अ बेंचमार्क फॉर द एफिशिएंट रिसोर्स एलोकेशन इज एप्लीकेबल टू द इकोनॉमिक प्रॉब्लम। इन सिंपल वर्ड्स, जब भी हमें कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की बात आती है, जब भी सप्लाई की बात आती है, तो हमने बचपन से पढ़ा हुआ है, ऑलरेडी हमने प्रीवियस वीडियोस में कवर किया हुआ है कि मार्जिनल कॉस्ट और एक मार्जिनल रेवेन्यू। मार्जिनल कॉस्ट आपका सप्लाई साइड है, मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल यूटिलिटी आपका डिमांड साइड है। तो जब मार्जिनल यूटिलिटी और मार्जिनल कॉस्ट दोनों क्या होते हैं, इक्वल हो जाते हैं, दैट इज़ नथिंग बट योर मैक्सिमाइजेशन ऑफ अ प्रॉफिट, और इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है। उसके हिसाब से अगर यहाँ पे देखें तो मार्जिनल कॉस्ट आपका क्या है, एक बेंचमार्क है, एक इंडेक्स से, एक स्टैंडर्ड से, जिससे हमें अपने परफॉर्मेंस को कंपेयर करना है। फॉर एफिशिएंट रिसोर्स एलोकेशन इज एप्लीकेबल टू द इकोनॉमिक प्रॉब्लम एंड मार्जिनल कॉस्ट इज अ फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ एफिशिएंसी। फॉर एनी गोल ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन एफिशिएंसी रिक्वायर्स दैट द मार्जिनल कॉस्ट ऑफ अटेनिंग द गोल शुड बी इक्वल्स टू द एवरी एक्टिविटी in a market. An industry will produce its output at a minimum total cost only when the each firm's MC is equals to its common price. For any goal oriented organization जिसका गोल क्या है, एफिशिएंसी है,
किसी भी कंपनी के लिए, किसी भी इंस्टीट्यूशन के लिए, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन जिसका एम क्या है, एफिशिएंसी, एफिशिएंसी मत कम से कम यूज़ करके ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करना, उनके लिए क्या दिमाग में रखना है, उनको बस यही दिमाग में रखना है कि मार्जिनल कॉस्ट ऑफ अटेनिंग द गोल शुड बी इक्वल्स टू द एवरी एक्टिविटी, और इन शॉर्ट अगर देखो तो मार्जिनल कॉस्ट इट शुड बी इक्वल्स टू व्हाट, कॉमन प्राइस, दैट इज MC इज इक्वल्स टू P। ये एटलीस्ट होना चाहिए कहाँ पे, यहाँ पे। मार्केट एफिशिएंसी इज ऑल्सो जज्ड इन टर्म्स ऑफ अ कंज्यूमर सरप्लस और प्रोड्यूसर सरप्लस। क्या होता है जरा देखते हैं यहाँ पे। we'll going to draw the two diagram and we'll try to understand what exactly is the consumer surplus and what is your producer surplus is। जब बात करें हम कंज्यूमर सरप्लस की और प्रोड्यूसर सरप्लस की, तो कुछ चीज़ें होती है जो कंज्यूमर्स के बेनिफिट में होती है, कुछ चीज़ें होती है जो प्रोड्यूसर्स के लिए अच्छी होती हैं। अगर प्रोड्यूसर ज़्यादा चार्ज कर रहा है प्राइस तो प्रोड्यूसर का सरप्लस, अगर कस्टमर कम प्राइस पे कर रहा है मतलब कस्टमर्स का सरप्लस। इन शॉर्ट अगर हम लोग ड्रा करते हैं, व्हेन आई एम गोइंग टू ड्रॉ द डायग्राम ऑफ अ सेम, DD इज योर डिमांड कर्व, SS इज योर सप्लाई कर्व, दिस इज अ पॉइंट ऑफ अ इक्विलिब्रियम। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, इक्विलिब्रियम पॉइंट पे क्वांटिटी क्या है Q और प्राइस क्या है आपकी P, प्राइस क्या है P। तो ये जो पोर्शन होता है, कैन यू सी दिस पोर्शन, ये प्राइस के ऊपर का पोर्शन होता है, इसे बोला जाता है कंज्यूमर सरप्लस। इसे क्या बोला जाता है, कंज्यूमर सरप्लस। और ये जो प्राइस के नीचे का पोर्शन देख रहे हो, इसे बोला जाता है क्या, जस्ट वेट, ये जो नीचे का पोर्शन देख रहे हो, इसे क्या बोला जाता है, इसे बोला जाता है प्रोड्यूसर सरप्लस। क्यों ऊपर वालों को इसको कंज्यूमर और इसको प्रोड्यूसर सरप्लस बोला जाता है, क्योंकि अगर प्राइस ऊपर जाएगा, जैसे जैसे प्राइस ऊपर जाएगा, जैसे जैसे प्राइस इंक्रीज होता है, अगर जब प्राइस इंक्रीज होगा तो किसको बेनिफिट मिलेगा, प्रोड्यूसर को ही ना। यस और नो क्लास। अगर जब मार्केट में प्राइस इंक्रीज होता है, प्राइस मार्केट में तुम्हारी इंक्रीज हो रही है, तो किसको बेनिफिट मिलने वाला है, जब प्राइस मार्केट में इंक्रीज होगी तो उसका बेनिफिट मिलेगा किसको, सेलर को। और जब प्राइस मार्केट में गिरेगी, फॉल होगी, उसका बेनिफिट किसको मिलेगा, कंज्यूमर को। तो हु विल बी बेनिफिटेड, बेनिफिट किसको मिलेगा, बेनिफिट मिलेगा सेलर को जब प्राइस इंक्रीज होगा, और कंज्यूमर को जब प्राइस क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो यहाँ पे अगर प्राइस इंक्रीज होता है तो प्रोड्यूसर का सरप्लस क्या होगा, इंक्रीज होगा। प्राइस डिक्रीज होता है तो कंज्यूमर का सरप्लस क्या होगा, इंक्रीज होगा। मतलब प्राइस के बढ़ने से प्रोड्यूसर को फ़ायदा, प्राइस के कम होने से कंज्यूमर को फ़ायदा। और ये चीज़ें जो हैं इसे को बोला जाता है प्रोड्यूसर सरप्लस और कंज्यूमर सरप्लस। प्राइस उठा, प्राइस बढ़ा, कंज्यूमर को घाटा, दैट इज़ नथिंग बट द प्रोड्यूसर को फ़ायदा। and in the similar way that different thing is there. This is not exactly your figure 5.11 जहाँ पे CS that is consumer surplus ये है, producer surplus यहाँ पे है। अब देखते हैं 5.12 फिगर ड्रॉ करके कि वो सिचुएशन क्या है। Now class will going to draw the figure 5.12 which is the very important one। तो जरा ध्यान देना। So this is what your average revenue curve, this is what your marginal revenue curve, average revenue curve and the marginal revenue curve। और ये आपका MC कर्व जो क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, और ये आया आपका पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। ये हो गया P, ये हो गया आपका S। इसके बाद अगर आप ध्यान दोगे तो फिर आता है आपका एक AC कर्व। सपोज ये हमारा क्या हो गया, AC कर्व। नाउ AC कर्व के हिसाब से ये हो गया आपका क्या, लेट्स से दिस इज N एंड दिस इज T। अब ये सिचुएशंस तो हमें पता है ऑलरेडी, ये सिचुएशंस आप सबको पता है, हमने प्रीवियस वीडियो में बहुत कवर अप किया हुआ है कि ये है आपका एवरेज रेवेन्यू कर्व, ये है आपका मार्जिनल रेवेन्यू कर्व। एवरेज रेवेन्यू कर्व, मार्जिनल रेवेन्यू कर्व, MR कर्व को MC कर्व ने इंटरसेक्ट किया फ्रॉम बिलो, तो हमें मिला पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। वो पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम पे आपका जो है पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम पे योर प्राइस इज P, S, Q एंड O। तो आपका टोटल रेवेन्यू यहाँ पे हो गया
OQSP, आपका टोटल कॉस्ट हो गया OQTN, और उसके बीच का जो डिफरेंस है NTSP, NTSP क्या हुआ आपका, ये हो गया आपका प्रॉफिट का पोर्शन एज पर द मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। बट अगर यहाँ पे हम ध्यान दें, if you're going to see if you're going to pay attention over here, as per the perfect competition अगर ध्यान देंगे तो यहाँ पे क्या हो रहा है, फिगर 5.12 represents the monopolistic competition or imperfect market where the less is produced, that is Q1 is greater than OQ1 is less than the OQ sold at a higher price, and the consumer surplus induced by the area B which is transferred to the producer area C and D is a dead loss। एंड ये क्या है एग्जैक्टली, चलो देखते हैं, आते हैं, लेट्स सी व्हाट एग्जैक्टली इज दिस पर्टिकुलर सिचुएशन इज। इफ यू गोइंग टू पे अटेंशन, सो लेट्स से द प्राइस इज व्हाट, नॉर्मल प्रॉफिट का प्राइस, वी आर अवेयर ऑफ दैट, दिस इज योर MR इज इक्वल्स टू AR इज इक्वल्स टू P एज पर द परफेक्ट कॉम्पिटिशन। तो जरा ध्यान देना यहाँ पे क्या हो रहा है, व्हाट इज द सिचुएशन। अब सिचुएशन कुछ ऐसी है कि ये पोर्शन, दिस पोर्शन, इफ यू कैन सी, दिस पोर्शन रिप्रेजेंट्स व्हाट, योर प्रोड्यूसर सरप्लस क्लास, दिस इज व्हाट योर A, दिस इज व्हाट योर B, दिस पोर्शन इज C एंड दिस पोर्शन इज D। जरा ध्यान देना, ये जो पोर्शन है, ये पोर्शन क्या है आपका B, ये पोर्शन है आपका A, दिस इज योर A पोर्शन, दिस इज योर B पोर्शन, दिस इज योर C पोर्शन एंड दिस इज व्हाट एग्जैक्टली योर D पोर्शन। यहाँ पे प्रोड्यूसर सरप्लस है, यहाँ पे कंज्यूमर सरप्लस है, यहाँ पे आपका प्रोड्यूसर सरप्लस है, और ये जो C और D है, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये पोर्शन है कंज्यूमर के लॉस का, ये पोर्शन है प्रोड्यूसर के लॉस का। दैट मीन्स दिस सिचुएशन इज नोन एज योर डेड वेट लॉस, जो यहाँ पे दिया हुआ है। Area C and D is nothing but your dead wet loss. What do you mean by the dead wet loss? Dead wet loss is the situation जहाँ पे this area is lost by the consumers and the producers and goes to no one। मतलब यहाँ पे अपॉर्चुनिटी थी ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करने की, ज़्यादा प्रोडक्शन करके, लेकिन हमने क्या किया है, वो अपॉर्चुनिटी लॉस कर दी, वो अपॉर्चुनिटी क्या किया, लॉस कर दिया। एंड दिस इज नथिंग बट द एरिया C एंड D क्या हो गया आपका, डेड वेट लॉस्ट। सो बेसिकली इफ आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट इन डिटेल अबाउट दिस, तो ऐसा यह हो रहा है यहाँ पे कि इन अ मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन द फर्म प्रोड्यूसेस द लेस दैन द परफेक्ट कॉम्पिटिशन एंड चार्जेस द हायर प्राइस, जो कि हमने ऑलरेडी तुम्हें बता दिया है। कंज्यूमर सरप्लस इज अ स्मॉलर बट द प्रॉफिट्स आर लार्जर। अब यहाँ पे कंज्यूमर का सरप्लस कम हो रहा है, लेकिन प्रॉफिट किसको ज़्यादा हो रहा है, प्रोड्यूसर को। इफ़ यू गोइंग टू सी, यहाँ पे ये है तुम्हारा कंज्यूमर का सरप्लस और ये है तुम्हारा प्रोड्यूसर का सरप्लस। अगर दोनों चीज़ों को कंपेयर करो, if you let me draw the one more line, if this is your producer and this is what your consumer, तो ये हो गया आपका कंज्यूमर का और ये पोर्शन हो गया प्रोड्यूसर का। तो कंज्यूमर और प्रोड्यूसर का अगर सरप्लस देखोगे तो ऑब्वियसली द प्रॉफिट इज मोर देन द कंज्यूमर सरप्लस इन केस ऑफ अ परफेक्ट कंपटीशन। अपार्ट फ्रॉम इट, the large charges, the higher prices, the consumer surplus is smaller but the profits are larger, and there is a dead weight loss suffered by the consumer and producer. In comparison to perfect competition, a firm in a monopolistically competitive market operates with the excess capacity। यहाँ पे monopolistic competition में क्या होता है, कैपेसिटी हमारी एक्सेस होती है, that is produces the less than the optimum output, charges the higher price, earns the supernormal profit and reduces the consumer's surplus। यहाँ पे जो ऑप्टिमम पोजीशन होता है, जो हमारा मैक्सिमम पोजीशन होता है, जिस पे हम लोएस्ट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे ज़्यादा प्रोड्यूस कर सकते हैं। जैसे मेरी कैपेसिटी कितनी है, अगर मैं हर दिन 80,000 यूनिट्स प्रोड्यूस करूँगा तब जाके मेरा खर्चा कम होगा। सपोज आई हैव अ प्लांट, एक मेरे पास प्लांट है और वो 80,000 यूनिट्स प्रोड्यूस करता है, तब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना आता है, 2 रुपीज़। अगर 80,000 से कम करेगा, if less than 80,000 if it will going to produce, the cost will be what, ₹5।
तो जब एक उसकी कैपेसिटी, ऑप्टिमम कैपेसिटी उसकी 80,000 की है, अगर 80,000 यूनिट्स प्रोड्यूस करता है तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना आता है, 2 रुपीज़ पर यूनिट। अगर सेम वही हम लोग यूज़ करते हैं 80,000 से कम प्रोडक्शन करने के लिए, तो कॉस्ट कितना आएगा, 5 रुपीज़ पर यूनिट। तो दिस इज ओनली सेम, इफ यू गोइंग टू प्रोड्यूस लेस देन द ऑप्टिमम, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ने की वजह से प्राइस बढ़ेगा, प्राइस के बढ़ने की वजह से सेलिंग टू, यू विल गोइंग टू सेल द दैट कमोडिटी इनटू द मार्केट, और जिससे क्या होगा, तुम्हारा सिचुएशन होगा एक्सेस प्रॉफिट का। Both the consumers and the producers suffer from the losses, and this loss is known as what, dead weight lost. कुछ हमारा भी नुकसान होगा, कुछ कस्टमर्स का भी नुकसान होता है वहाँ पे। एंड इफ एन इकोनॉमी फंक्शंस अंडर द परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट स्ट्रक्चर, इट कैन अवॉइड ऑल द नेगेटिव एस्पेक्ट्स एसोसिएटेड विद द मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन, और इन अ ब्रॉडर सेंस विथ ऑल द फॉर्म्स ऑफ इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन। तो कहने का मतलब ये क्या है कि अकॉर्डिंग टू दिस पर्टिकुलर थियरी, इफ एन इकोनॉमी फंक्शंस अंडर द परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट स्ट्रक्चर, अगर इकोनॉमी परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट स्ट्रक्चर के बीच में अगर परफॉर्म करती है, तब पूरी इकोनॉमी काफ़ी अच्छे से चल जाएगी, इन अ बेटर वे इट विल गोइंग टू वर्क, बहुत ही अच्छे से चलेगी एज कम्पेयर टू द इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन। सो दिस इज हाउ वी कंप्लीटेड द सिचुएशन, एंड नाउ देयर इज अ small distinguishes which we'll going to cover in between the perfect competition and the monopoly। जैसे देख सकते हो आप, नंबर ऑफ सेलर्स का क्या है, नंबर ऑफ सेलर्स परफेक्ट कंपटीशन में ज़्यादा हैं एंड मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में मैनी। प्रोडक्ट्स की बात करें तो परफेक्ट कंपटीशन में होमोजीनियस प्रोडक्ट का सेल होता है और यहाँ पे डिफरेंशिएटेड होता है। प्राइजेस यहाँ पे सिंगल प्राइस होता है, यहाँ पे डिफरेंट प्राइजेस होता है, क्योंकि इंडिविजुअल जो सेलर्स होते हैं, जो इंडिविजुअल सेलर्स होते हैं वो प्राइस क्या कर सकते हैं, डिसाइड कर सकते हैं। यहाँ पे लॉन्ग रन में प्रॉफिट क्या होता है, नॉर्मल, यहाँ में भी लॉन्ग रन में क्या होता है, प्रॉफिट नॉर्मल, क्योंकि परफेक्ट कंपटीशन के कुछ फीचर्स कहाँ पे होते हैं, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में। आउटपुट क्या होता है यहाँ पे, ऑप्टिमम, और यहाँ पे क्या होता है, लेस देन ऑप्टिमम। कैपेसिटी यूज़, यहाँ पे जितनी भी फुल कैपेसिटी पे हम लोग क्या करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं परफेक्ट कंपटीशन में। क्यों, क्योंकि डिमांड उस तरह होता है और उस तरह से हमें क्या करना पड़ता है, प्रोडक्शन करना पड़ता है, सो दैट इफ़ द कस्टमर्स विल कम इनटू द मार्केट, अगर मार्केट में कस्टमर्स आते हैं तो हमारे पास गुड्स एंड सर्विसेज अवेलेबल होने चाहिए, किस लिए, कि उनको सप्लाई करने के लिए। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे एक्सेस कैपेसिटी का हम यूटिलाइजेशन नहीं करते हैं। एंट्री टू द मार्केट इज़ फ्री ओवर हियर, और यहाँ पे भी एंट्री क्या है, फ्री है। सेलिंग कॉस्ट की बात करें तो यहाँ पे परफेक्ट कंपटीशन में एडवर्टीजमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में एडवर्टीजमेंट करने की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है। और लॉन्ग रन प्राइस की बात करें तो यहाँ पे P इजिकल्स टू AR इजिकल्स टू MR इजिकल्स टू AC इजिकल्स टू MC ऑलरेडी हमने पढ़ा हुआ है। और वहाँ पे देखो ये सिचुएशन है कि प्राइस जो है एवरेज रेवेन्यू और एवरेज कॉस्ट की इक्वल होती है, लेकिन ये क्या होनी चाहिए, ग्रेटर दैन होनी चाहिए MC इजिकल्स टू MR के। और वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज, यहाँ पे रिसोर्सेज का वेस्टेज पॉसिबल ही नहीं है, लेकिन यहाँ पे मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में रिसोर्सेज का वेस्टेज होना पॉसिबल है, क्योंकि हमें पता नहीं है कि कौन से सिचुएशन में कितना प्रोड्यूस करना है। परफेक्ट कंपटीशन में एक अंदाज़ा रहता है कि हमारा डेली का कंजम्पशन जो है, ओवर हियर वी हैव द एस्टिमेशन कि डेली का हमारा 100 यूनिट्स या 1000 यूनिट्स का होना है, बिकना ही है। हमें एक अंदाज़ा होता है, एस्टिमेशन होता है, लेकिन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में एस्टिमेशन नहीं होता है, जिसकी वजह से रिसोर्सेज का ज़्यादा वेस्टेज होता है। सो क्लास, दिस इज़ हाउ वी कंप्लीटेड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक विच इज़ नथिंग बट वॉट, योर इनएफिशिएंसी और एक्सेस प्रॉफिट। जो कंज्यूमर सरप्लस, जो प्रोड्यूसर सरप्लस है, वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो ऑलरेडी हमने कवर अप किया हुआ है। प्लीज़ जस्ट गो थ्रू विद दिस लेक्चर, एंड आफ्टर watching this lecture, after watching this session, you are going to read exactly what exactly is there in the Manan Prakashan textbook about the monopoly competition and your perfect competition. So monopolistic और perfect competition दोनों के बारे में क्या करना है, आपको रीड करना है, and you are going to revise all the things, and this is how we completed the chapter number 5 and your inefficiency and the excess capacity. Thank you very much.